Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 14 and the day is Monday. So हफ्ते की पहले दिन की शुरुआत है और आज काफी अच्छे आर्टिकल्स है जिससे आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हेडलाइन देखते हैं. ठीक है. From Dhaka to Delhi, how kidney racket grew on fake family trees, fudged papers and ghost lab. इसका क्या मतलब है? ढाका से दिल्ली यानी कि बांग्लादेश से दिल्ली में किडनी का रैकेट बढ़ गया. किडनी रैकेट क्या मतलब हुआ? जहां पे जो है वो किडनी खरीदने के लिए जो लोगों की किडनी की इश्यूज हो जाते हैं उसको खरीदने के लिए एक रैकेट बन गया है बड़ा सा, जहां पे लोग पेपरों को फज कर रहे हैं, मतलब फेक पेपर लेके आ रहे हैं. घोस्ट लैब्स बनाई गई हैं. 20 से 25 ट्रांसप्लांट एक सर्जन कर रहा था 2 नोएडा के हॉस्पिटल में, वो पुलिस को पता चल गई. फिर इन लोगों ने देखा तो देखा ये तो बड़ा सा रैकेट बना हुआ है. रैकेट मतलब एक बड़ा संघ बना हुआ है. ठीक है. तो ये सारी चीजों की वजह से क्या किया जा रहा है कि डायग्नोस्टिक लैब्स जो है उनको सिर्फ पेपर पे है नहीं, और कोई ऐसा कोई लैब नहीं है, सिर्फ पेपर पे लैब है. ठीक है. और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, जो किडनीज ले रहे हैं कहीं कहीं किसी पेशेंट से कहीं से कलेक्ट किया होगा इलीगली. ऑफ कोर्स ये इलीगल है, इलीगली. और उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है दिल्ली से बांग्लादेश, बांग्लादेश से दिल्ली. और इसमें बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं. आपको मैं बता दूं, बहुत ऐसे केसेस होते हैं ना जहाँ पे जो बेगर्स होते हैं किसी रेलवे स्टेशन पे या कोई इंसान खो जाता है तो उसका ऑर्गन निकाल लिया जाता है बिना उसके कंसेंट के. आप लोगों ने वो मूवी देखी है अंधाधुन? अंधाधुन एक मूवी आई थी, कौन था? आयुष्मान खुराना. हाँ. तो उसमें ये चीज दिखाया गया था, ही वॉज ब्लाइंड विच वी डोंट नो वेदर ही वॉज और नॉट. वो तो मूवी का स्पॉइलर है, मैं नहीं दूंगी आपको. तो अंधाधुन जो है उसमें जो एक्टर है उसकी, क्योंकि वो अंधा रहता है तो उसको पकड़ के उसकी किडनी निकालने लगते हैं. सो पीपल वर वेरी नाइस टू हिम, लेकिन बाद में उसकी किडनी निकालने लगते हैं. दिस एग्जाम्पल आई गेव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या इशू चल रहा है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे इंटेरोगेशन हुआ, बहुत सारी तरह से पता किया गया, तो पता चला कि एक रैकेट जो है वो इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चल रहा है. नेशनल भी नहीं है, इंटरनेशनल भी. 2 बहुत ही वेल नोन हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के. ठीक है. वो जो लूप होल है सिस्टम का उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इस तरह से किडनी को इधर से उधर खरीद बेच हो रही है इसकी. ठीक है. तो ये बहुत स्कैरी चीज हो जाती है कि नोएडा के हॉस्पिटल्स में बांग्लादेश से, यहाँ पे आप देख सकते हैं केस रिकॉर्ड शोज डॉक्टर विजय राजकुमारी कंडक्टेड अ टोटल 61 किडनी ट्रांसप्लांट जो बांग्लादेश पेशेंट के लिए था अगस्त 7 2022 से लेके मई 13 2024 तक. और ये कौन से हॉस्पिटल? तो एक है यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा और 66 सर्जरीज जो है वो अपोलो हॉस्पिटल नोएडा. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आर्टिकल्स में ना हॉस्पिटल का नाम मेंशन कर दिया जाता है. इनके नाम को मास्क नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन हो. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज ये है, आपको पता है अभी एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का. जो कि कौन थे बाबा सिद्दीकी? तो ये मैं आपको बता दूं, ही वॉज अ फॉर्मर एमएलए. बाबा सिद्दीकी 3 टाइम फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं. कौन से पार्टी के हैं बाबा सिद्दीकी? इनके बारे में एक और बात बता दो, एमएलए तो वो थे महाराष्ट्र के. वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से? तो वो वांद्रे वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते थे. ठीक है. ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्न के लिए एमएलए बन चुके. इसमें दिया नहीं है, एक 1999, एक 2004 और एक 2009. इसके अलावा वो मिनिस्टर रह चुके थे स्टेट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज के. ठीक है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना. दूसरी चीज ये है कि इनकी पार्टी थी एनसीपी. आपको पता होगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ठीक है. इस पार्टी से ये बिलोंग करते थे, एनसीपी लीडर थे. और ये तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया. ये कुछ चीजों के लिए फेमस तो थे ही थे क्योंकि ये 3 टाइम एमएलए रह चुके, मिनिस्टर रह चुके. बट ही वाज मोर फेमस फॉर वन मोर थिंग, जो आप लोग सबको, मतलब आप पॉपुलर न्यूज पढ़ते हो पता है, इनकी इफ्तार पार्टी काफी पॉपुलर होती थी जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे. वहां से इनका नाम काफी फेमस हो गया था. ठीक है. इस वजह से ये सलमान खान के काफी क्लोज हो गए थे. अब सलमान खान के बारे में स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पूरा केस सलमान खान से रिलेटेड है. तो देखो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. तो जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ना, उन्होंने पहले तो एक्नॉलेज कर लिया है कि हाँ हमारा ही हाथ है. ठीक है. और उसके अलावा क्या है,
इसके अलावा 3 लोग पकड़ाए हैं, ठीक है, 3 लोग जो साइड, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने पहले रेकी की थी इनके घर के सामने, ठीक है, रेकी करके इन लोग वहां पे रहते थे, चेक करते थे कब आ रहे कब जा रहे, 50,000 रुपए दे करके इन्होंने एक रूम तक खरीदा था इनके सारे मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। तो आप ये सोचो कि आज के जमाने में जब इतना ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गया है, उसमें इस तरह के इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन का मर्डर हो जाना हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे एक तरह से ब्लॉट है, यानी कि धब्बा ही है, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे पुलिस जो है ना और लोगों को पकड़ रही है, रोल तो है ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और बोला जा रहा है ये लाइकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, ठीक है, पैसे दिए गए थे उनको कि मार दो, ठीक। और एक शुभम लोंकर, ठीक है, ये कौन है, ये बिश्नोई गैंग का ही मेंबर, इसने सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक पे इसने पोस्ट किया था, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और इन्होंने बोला था कि इन्होंने रिक्रूट किया था 2 ऑफ द 3 शूटर्स जो कि पुणे स्क्रैप यार्ड में थे, जंक यार्ड जानते हो ना, जो कबाड़ी वाला एरिया होता है वहां पे। तो पुलिस की सोर्सेज ये कह रही कि 3 सस्पेक्टेड शूटर जो थे वो मिले थे बिश्नोई गैंग से, और फिर वो बिश्नोई गैंग मेंबर से जो कि हरियाणा जेल में थे, और फिर उन लोगों ने वहां से कुछ पैसे दिए इनको, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यही होता है ना, पैसे देते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए दिए, और इसमें उन्होंने 3 सस्पेक्टेड शूटर को पकड़ा है, गुरमेल सिंह को जो कि हरियाणा से, धर्मराज को, और बाकी आप नाम मैं आपको बता देती हूँ और कौन है, पेज नंबर 2 पर, वेट अ मिनट, कश्यप यूपी से अरेस्ट किया गया, और थर्ड जो है वो शिव कुमार गौतम है, वो भी यूपी से किया गया है। तो ये यहाँ पे बिश्नोई गैंग का हाथ तो है, क्योंकि बिश्नोई गैंग के मेंबर ने पकड़ अपने आप को खुद ही सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। तो हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से सस्पेक्ट मिल गया, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये एक इतना हाई प्रोफाइल केस इसलिए हो जाता बिकॉज ही वॉज एन MLA, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मुंबई जैसी सिटी जिसको बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में काफी अच्छी है, वहां पे ऐसी स्थिति हो जाती है। और इसमें सलमान खान के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट पे स्पेसिफिकली इसने लिखा है बिकॉज बाबा सिद्दीकी वाज क्लोज टू सलमान खान, तो इन्होंने एक दाऊद, सलमान खान, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे, तो सलमान खान इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग ह्यूज बॉलीवुड स्टार, तो अगर उनकी लाइफ पे भी इस तरह से थ्रेट है तो ये पूरे इंडिया इंटरनेशनली ये बहुत बुरा मैसेज जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था कि यहाँ पे किलिंग हुई है, ये हुई, थोड़ा सा मेरे को आपको बताना था कि आप बाबा सिद्दीकी थे कौन, उनका प्रोफाइल, ही वाज एन MLA एज वेल एज मिनिस्टर, NCP के नेता थे, इतना काफी है आपके लिए, बाकी तो स्टोरी के फॉर्म में बताया। चलो अब आगे मैं डिटेल में न्यूज में जाती हूँ। चलिए अब हेडलाइन को देखते हैं डिटेल में। पहला है आपके लिए आर्टिकल, NCPCR नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने गवर्नमेंट से बोला है कि इंश्योर करो कि डिस्क्लेमर मिले OTT पे, ताकि जो माइनर्स हैं, डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, पहले से कोई एक चेतावनी, डिस्क्लेमर का यही मतलब होता है एक चेतावनी आ जाए, जो कि माइनर्स है, छोटे बच्चे 18 से कम उम्र के हैं, वो कोई भी कंटेंट OTT पे ओवर द टॉप पे अगर देख रहे हैं तो वो डिस्क्लेमर आ जाए ताकि बच्चे ना उसको देखें। तो OTT प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, OTT ओवर द टॉप बोलते हैं इसको, इसके प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया आपका, आजकल बहुत बच्चे देख रहे हैं, Amazon प्राइम हो गया, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म है, इस पे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, कार्टून से लेके मूवी से लेके बहुत ही अडल्ट कंटेंट होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कंटेंट ना पेरेंटल लॉक भी नहीं होता, पासवर्ड भी नहीं होता, प्रोफाइल्स बना लो 10 लोग देख रहे हैं। तो इसी पर NCPCR ने जो है वो लेटर लिखा है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को, इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम आप बताओगे कौन है कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है, कि इंश्योर करे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उस पर चेतावनी आए इंग्लिश में, हिंदी में और लोकल रीजनल लैंग्वेज में। ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि इन्होंने रीजनल लैंग्वेज यूज किया। कई बार ना लोग नहीं समझ पाते इंग्लिश, जैसे गांव अगर देहात में लोगों के पास फोन होते हैं, वहां पे उनके बच्चे फोन में सारी चीजें देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते, तो इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी होगा तो ये पता चल जाएगा कि कोई भी अडल्ट कंटेंट जो है वो बच्चे ना देखें। तो इसको मैं इस पूरे न्यूज को बताने से पहले थोड़ा NCPCR के बारे में बता देती हूँ ताकि मैं कनेक्ट करा पाऊँ आपको, ठीक है, कि क्या ये न्यूज है। बाय द वे, ये न्यूज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों को मेरे माइक में कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो वो ग्लिच मैं ठीक कर दूंगी, प्लीज लेट मी नो, ओके। चलो NCPCR के बारे में बताती हूँ। NCPCR फुल फॉर्म आपने देख ही लिया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट के थ्रू बनती है। तो कौन से एक्ट से ये बॉडी बनी है? तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ठीक, अब देखो मैं बता दूं इंडिया ने क्या किया था ना, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992, उसको एसीड कर लिया था, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया था।
इस कन्वेंशन को जो 1992 वाला था, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, ठीक है, इट वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी जो क्या करता है, इनकम्बेंट कर देता है सिग्नेटरी स्टेट पे, जो भी इसका सिग्नेटरी होता है, जैसे कि इंडिया, ठीक है, और उसको क्या बोलता है कि आप कोई स्टेप्स लो ताकि वो स्टेप से प्रोटेक्ट हो सके बच्चों के राइट। तो क्या स्टेप लिया इंडिया ने 1992 के इसके लिए, तो ये एक्ट पास कर दिया, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें एनसीपीसीआर, तो ये जो है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ओके, जिसमें एटलीस्ट 2 जो है वो औरतें होनी ही चाहिए। आपको मैं बता दूं, एनसीपीसीआर अपने बच्चों के राइट्स तो देखता है, उसके अलावा भी एनसीपीसीआर को 3 एक्ट के अंदर पावर मिली है कि मॉनिटर कर सके और इम्प्लीमेंटेशन करा सके। कौन सा एक्ट, तो पॉक्सो एक्ट, ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन वाला जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट। उसके अलावा दूसरा जो एक्ट है जिसके इसको पावर मिली है, दैट इज जेजेए। क्या होता है जेजेए, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आपको पता है, पॉक्सो देख लिया हमने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 वाला, जेजेए एक्ट 2015 वाला, और आपको राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 वाला। ये तीनों के अंदर इस कमीशन को मैंडेट मिला है कि मॉनिटर कर सकता है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करा सकता है। अब ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया ना, ये आपका लिंक करेगा आज वाले आर्टिकल से। एनसीपीसीआर समझ आ गया, चलो अब बताती हूँ। ये जो डिस्क्लेमर्स मिलेंगे ना, ये कैसे मिलेंगे, तो सेक्शन 11 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है उसके अंदर साइट करेगा ये एक्ट। उसके अलावा सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, इन दोनों सेक्शंस के अंदर वार्निंग मिलनी चाहिए सब्सक्राइबर को, दैट दे में बी हेल्ड लायबल। अगर कोई सब्सक्राइबर अपने बच्चों को इस तरह के घटिया कंटेंट दिखा रहा है चाइल्ड को, तो वो लायबल होगा इन दोनों एक्ट के अंदर ऑफेंस के लिए। अब देखो सेक्शन 11 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जो भी बच्चे हैं ना, उनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरासमेंट है, कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, तो कुछ दिखा के, चाहे उस बच्चों को आप कोई कंटेंट दिखाओ किसी भी फॉर्म में जो कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, तो इस वाले सेक्शन पॉक्सो के अंदर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जेल की 3 साल तक, या फिर फाइन, उसके साथ फाइन भी, या नहीं, एंड फाइन, ओके। और सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलता है, इट गिव्स पनिशमेंट ऑफ क्रूअलिटी टू चिल्ड्रन। क्रूअलिटी किस फॉर्म में हो सकती है, क्रूरता किस फॉर्म में, तो असॉल्ट, अब्यूज, नेग्लेक्ट, एक्सपोज, अबैंडन करो चाइल्ड को, इन इज पनिशेबल अप टू 3 years, और फाइन होगा 1 लाख का, या फिर उस दोनों, या तो 3 साल तक जेल जाओ, या 1 लाख फाइन दो, या तो दोनों। तो ये दोनों सेक्शन आपको समझ आ गए। तो ये डिस्क्लेमर इसको साइट करेगा कि भैया अगर तुम गलत करते हो तो सेक्शन 11 के अंदर तुम हेल्ड होगे और सेक्शन 75 के अंदर भी हेल्ड होगे। एनसीपीसीआर ने जो ये लेटर लिखा ना मिनिस्ट्री को, वो इसलिए आया, देखो हर चीज के पीछे रीजन होता है, ये इसीलिए आया क्योंकि इंडिया, इसने कन्वीन किया था एक मीटिंग, कितना किसके साथ, तो जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना, I4C, उसके साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग के अंदर इन्होंने क्या एड्रेस किया था, इसमें इन्होंने एड्रेस किया था कि आजकल ना जो क्राइम्स होते हैं ना, जो माइनर्स कर रहे हैं क्राइम, ठीक है, माइनर्स कर रहे हैं क्राइम, कैसे क्राइम करे, तो वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हैं। 12-13 साल के लड़के, जो मतलब क्या ही बोल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखकर रेप जैसा हीनियस एक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से लेटर भेजना पड़ा और ये चेंजेस लेकर आए। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी है, उसको भी लेटर इन्होंने भेजा है कि नेसेसरी एक्शन लो। माइटी को क्यों इन्वॉल्व किया गया होगा, क्योंकि माइटी जो है ये सारी चीजें देखता है। अब दूसरा जो एक ऑफिशियल है एनसीपीसीआर के, उन्होंने क्या बोला है कि ये डिस्क्लेमर क्यों जरूरी है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, वो अलाउ करता अलग अलग प्रोफाइल बनाने का, कौन वॉच कर रहा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। तो इसमें क्या है ना, अभी तक कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है कि बच्चे हर तरह का कंटेंट कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो इसी वजह से ये चीज लानी पड़ी। एनसीपीसीआर ने ये भी रेकमेंड किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंश्योर करे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, उसमें वेरीफाइबल कंसेंट हो, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग्स में, तो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट जो 2023 है ना, उसके अंदर ये एक्ट बोलता है कि प्रोसेस करने से पहले कोई भी पर्सनल डेटा किसी बच्चे का, डेटा फिड्यूशरी जो है वो कंसेंट ले। किसका कंसेंट, यहाँ पे बच्चा है तो किसका कंसेंट लिया जाएगा, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का या फिर उसके गार्जियन का, ठीक है। अपने रिकमेंडेशन में एनसीपीसीआर ने मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बोला है कि एग्जामिन करो कि जो बच्चों को सिम कार्ड दिया जाता है ना, बच्चों के नाम पे लोग खरीद लेते हैं, कि क्या बच्चे, मतलब एक 12 साल के बच्चे को सिम कार्ड की क्या जरूरत है। तो आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम को जो है ये टैकल करने के लिए कहाँ कहाँ घूमी है एनसीपीसीआर। इट इज अ वेरी गुड स्टेप। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, माइटी
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को भी इन्वोक कर रही है, एट द सेम टाइम सिम कार्ड पे भी टारगेट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आपको बता दूं इंडिया रूपी जो है अपना लोएस्ट रिकॉर्ड हिट किया है 84 का अगेंस्ट यूएस डॉलर, फॉल कर गया। जब पैसा गिरता है ना, रुपया गिरता है, यानी कि यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर कितने रुपए के बराबर है। तो अगर ये 89 90 या ऐसे से बढ़े ना, मतलब फॉल कर रहा है। ये हमारे लिए बेटर क्या है, $1 बराबर 1 रुपया। इसका मतलब रुपया बहुत मजबूत है। ये तो सपना ही है, छोड़ दीजिए इसको, पर मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर हम लोग $1 कितना अमाउंट कम कर सके, रूपी के इक्विवेलेंट ला सके, उतनी बेटर और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी मानी जाती है। अगर $1 का वैल्यू 10 रुपीज के बराबर है तो दिस इज गुड, पर अगर $1 का वैल्यू जैसे यहाँ पे 84 के बराबर था तो दिस इज नॉट गुड। इसका मतलब है कि लो रिकॉर्ड फॉलो कर रहा है। अब बता दूं मैं आपको कि यूएस डॉलर जो है ना वो गिर गया, 84.07 तक गया, ठीक है। अब ये कंसर्न ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस हुए? तो पहला रीजन तो ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मैंने आप लोगों को कुछ ही समय पहले न्यूज बता रही थी एफडीआई वर्सेस एफपीआई। तो मैंने आपको बताया था कि एफपीआई जो होते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये सिर्फ ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आके कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल, इनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और जैसे ही इनको लगता है ना कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये कट लेते हैं। इसको बोलते हैं हॉट मनी फ्लाइट। मैंने आपको बताया था, ये भाग जाते हैं। और जैसे ये लोग भागते हैं ना, क्योंकि इनका स्टेक रहता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो हमारा रुपी गिरने लग जाता है। अब ये लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अभी डिमांड बढ़ गई है ग्रीन बैक की फ्रॉम द फॉरेन बैंक। अब ये ग्रीन बैक क्या है? ग्रीन बैक इज नथिंग, ये एक स्लैंग है। स्लैंग जानते हो ना आप लोग, कि लोकल बोलचाल की भाषा। तो ग्रीन बैक स्लैंग होता है डॉलर के लिए, जो यूएस डॉलर है ना उसी को ग्रीन बैक बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, ये लोग सारे भाग रहे हैं। यूएस डॉलर इनको ज्यादा चाहिए। यूएस डॉलर की इनको क्यों नीड बढ़ गई है? क्योंकि इनको डर है कि जो ऑयल प्राइसेस है ना, क्रूड ऑयल प्राइसेस, वो बढ़ेंगे। अब क्रूड ऑयल प्राइस क्यों बढ़ेगा? तो आपको पता है कि वेस्ट एशिया जल रहा है अभी, वहां पे लड़ाई हो रही है, इजराइल, ईरान, सीरिया सब इन्वॉल्व है। और ये ऐसा रीजन है ना जहां से क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट होता है, पूरा वर्ल्ड इंपोर्ट करता है। तो इसी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि आप देख लो किस तरह से सबका लिंक होता है। तो इसी वजह से ये लोग भाग रहे हैं। यूएस डॉलर की इनको नीड हो गई है, और यूएस डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए ये वाले प्रॉब्लम हो रही है। अब कितना रुपी गिरा है? तो रुपी जो है 84.07 पे गिरा है। थर्सडे को 83.98 था, और अभी तक रुपी 84 के नीचे तो नहीं गिरा है आखिरी के 2 महीने में, क्योंकि आरबीआई उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो हम लोग फॉरेन रिजर्व मेंटेन करते हैं। ये कौन रिजर्व मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन करता है। यहाँ कौन सा फॉरेन करेंसी रिजर्व हम लोग रखते हैं? तो यूएस डॉलर रखते हैं। अब यूएस डॉलर इतना आरबीआई के पास होना चाहिए कि इस तरह के सिचुएशंस में हमारे पैसे को फॉल करने से बचाए। तो ये ट्रिगर क्यों हुआ स्लाइड? तो पहला तो मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरा आउटफ्लो हो गया फॉरेन फंड का। अब देखो ये एफपीआई वाले भाग तो रहे इंडिया का पैसा लेके, पर भाग कहाँ रहे? तो चाइना में भाग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यूएस करेंसी का इनको डिमांड बढ़ गया। अब यूएस करेंसी ये लोग फॉरेन के बैंक से उठा लेंगे। उसके अलावा ये लोग चाइना में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड फॉर इंडिया। उसके अलावा इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, वो भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अब बता दूं मैं आपको, ये जो यूएस डॉलर है ना, वो ओवरनाइट थोड़ा सॉफ्ट किया। एक इंडेक्स होता है यूएस डॉलर इंडेक्स, ये जब इंडेक्स जो है ना शार्प इंडेक्स थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, तब हमारा जो इंडियन रुपी है वो शार्पली फॉल नहीं करता। अगर ये भी एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता ना ये इंडेक्स, तो हमारा जाता, जो कि बहुत खराब होता हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच क्यों रहे हैं अपने इसको, मतलब ये लोग क्यों भाग रहे हैं? तो मैंने आपको बताया, ये जो एफपीआई है ना, ये लोग अभी एक नया स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सेल इंडिया बाय चाइना, बेचो इंडिया में, खरीदो चाइना से। तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। एफपीआई वालों का काम ही है कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, कुछ खरीदे हमारा प्रोडक्ट। इफ दे आर गोइंग टू ओनली सेल, तो खरीद तो हम रहे होंगे ना, तो लॉस में हम जाएंगे। ये लोग क्या करे, देखो चाइना के पास ना वहां पे भी डोमेस्टिक क्राइसिस हो गया था, एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था। तो चाइना ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए फिस्कल मेजर्स लिए, जिससे वो अपनी स्लो होती हुई इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर सके। इसमें चाइना ने क्या कर दिया, इसके जो भी स्टॉक है ना उसको सस्ते कर दिया। अब चाइना अगर कोई स्टॉक इंडियन रुपी के एग्जाम्पल में 10 रुपए में दे रहा है, और इंडिया कोई स्टॉक 12 रुपए में दे रहा है, तो कहाँ से लोगे? 10 रुपए वाला स्टॉक लोगे ना। तो वही हो रहा है, चाइना
चाइना से एफपीआई जा रहा है, चाइना में वहां से स्टॉक खरीद रहा है जो कि बड़े सस्ते हो गए हैं। एफपीआई ऑफ लोडिंग कर रहा है, ठीक है, कितना, तो 58,700 करोड़ वर्थ इक्विटी और 1,635 करोड़ डेट का ऑफ लोडिंग कर रहा है। आप समझ रहे हो ये चीज, ये बहुत खतरनाक है। अब आउटलुक क्या है रूपी में, तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि रूपी और ज्यादा वोलेटाइल ही होगा क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में और फ्लक्चुएशन हो डॉलर इंडेक्स में तो इंडिया पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अभी रूपी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव बायस में ही चलेगा और प्रेशर जो है एफपीआई से आता रहेगा क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रखी है। सिर्फ वेस्ट एशिया में ही वॉर नहीं हो रहा है, वॉर रशिया यूक्रेन में भी हो रहा है। तो ये वॉर जो है ना, ये फैलता ही फैलता जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले आप लोग को पता है हमारी करंट अफेयर की बहुत अच्छी मैगजीन है जिससे आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में सब कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तर्कस से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डू बाय दीज बुक्स। नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको एक बहुत अलग आर्टिकल बताती हूँ। ये आर्टिकल ऐसा है ना जो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के बहुत सारे पॉइंटर्स तो देगा ही देगा, एट द सेम टाइम आपको सोचने पे मजबूर करेगा। आपको मैं बता दूं, कभी कभी आपको लगता है ये चीज कि हम कौन से देश में पैदा हो गए, इतनी गरीबी क्यों है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। अब ये मत बोलना आप लोग कि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं है, ह्यूमन है, ये थॉट तो आएगा ही। पर आपको बता दे, कई कई कंट्रीज में ना पैसा है बट दे आर वेरी लोनली। पैसा है पर रिश्ते नहीं। हमारे भारत की जो सबसे अच्छी चीज है कि हम रिश्तों की कदर करते हैं। वी हैव अ फैमिली, हम लोग के पेरेंट्स होते हैं, हम लोग साथ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। बट कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जापान ये बहुत लोनली है। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलोगे, कोई सोशल कनेक्शन नहीं है। जापान के बारे में मैं बता दूं तो जापान में सुसाइड रेट काफी हाई है, बहुत लोग सुसाइड करते हैं, विच इज अ वेरी स्कैरी थिंग बिकॉज दे आर लोनली। सोशल कनेक्शंस नहीं है बट दे हैव मनी। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। साउथ कोरिया इज वन ऑफ द लोनलीएस्ट कंट्री, और इतनी अकेले होने की वजह से इन्होंने अपना साथी किस में ढूंढा है, तो कुत्तों में, डॉग्स में। तो चलो मैं इस आर्टिकल को आपको बता दूं कि अभी क्या एक नया ट्रेंड देखा गया है कि एक जो डॉग है, जैसे कि एक पूडल एक वैरायटी होती है डॉग की। अभी क्या हुआ ना कि ये आर्टिकल स्टार्ट ऐसे हुआ है कि कोई एक पूडल था जिसको इन्होंने दफना दिया किसी विलो बास्केट में, और बिल्कुल जैसे ह्यूमन को देते हैं ना लास्ट जो मिलने के लिए आते हैं हम लोग, आखिरी बारी देखने आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी डॉग्स का पूरा क्रिमेशन होने लगा है। उनको फ्लावर्स दिए जाते हैं, व्हाइट रोजेस, हाइड्रेंजिया, और फिर उनको प्रॉपर बेरियल मिलता है, प्रॉपर समाधि दी जाती है जैसे कि हम ह्यूमंस को मिलता है। क्योंकि साउथ कोरिया ग्लोबल हेडलाइन, देखो साउथ कोरिया पहले बहुत ज्यादा बदनाम था। किस चीज के लिए बदनाम था, आपने सुना होगा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में, कि ये लोग डॉग के मीट को कंज्यूम करते थे। डॉग वहां पे खाया जाता था, वॉज अ डेलिकेसी देयर, ठीक है। इस वजह से पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो एनिमल राइट वाले जो ग्रुप्स थे वो बहुत चिढ़ते थे। दे यूज टू अर विथ साउथ कोरिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, साउथ कोरिया के लोग जो है ना आजकल सिंगल रहना प्रेफर करते हैं। वहां पे शादी का रेट गिर गया है, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, लोग इनफैक्ट कपल्स नहीं है, दे आर नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये लोग अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कई केसेस में चाइल्डलेस रहते हैं, कई केसेस में अकेले भी रहते हैं, चाइल्डलेस भी रहते हैं, कपल होते हैं फिर भी चाइल्डलेस होते हैं। तो अब इन लोग क्या करने लगे हैं, इन लोग पेट रखने लगे हैं, क्योंकि अकेलापन तो सबको खाता है ना, कोई भी इंसान हो। तो इस वजह से, और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ कोरिया में 2/5 ऑफ द हाउस होल्ड में सिर्फ अब एक इंसान रह गया है। कितनी खतरनाक चीज है, 2/5 जो हाउस होल्ड है इसमें सिर्फ एक ही लोग रहते हैं, कोई दो फैमिली भी नहीं रहती है। और पैंडेमिक के वजह से क्या हुआ ना, लोग और पेट को अपने घर लाने लगे हैं। और साउथ कोरिया में जो 17.4% जो है वो पेट का जो परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है। और ज्यादातर इसमें डॉग्स हैं। क्यों डॉग्स का नंबर सबसे ज्यादा है, तो आपको ये बात पता ही होगा कि डॉग एक ऐसा पेट है ना जो अनकंडीशनली प्यार करता है। हर प्यार में ना एक कोई कंडीशन होता है। मतलब मेरे हिसाब से माता पिता ही एक ऐसा प्यार दे सकते हैं आपको जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता, वो आपसे सिर्फ दिल से प्यार करते हैं। और दूसरा अगर कोई आपको जो है जीव वो प्यार दे सकता है तो दैट इज डॉग, वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। तो इसी वजह से साउथ कोरियन लोग डॉग बहुत ज्यादा पालने लगे हैं। और आपके लिए प्रीलिम्स का ये फैक्ट बता दूं कि साउथ कोरिया का बर्थ रेट अभी लोएस्ट है वर्ल्ड में।
इतना कम बर्थ रेट है कि लोगों को डर है कि साउथ कोरिया एज अ नेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक एक इंसान रह रहा है तो नेक्स्ट कैसे जीन्स जाएंगे? जीन्स कैसे प्रोपेगेट होती है? जीन्स तभी प्रोपेगेट होती है ना जब पीपल रिप्रोड्यूस। अब वहां पे बच्चे ही नहीं इनको चाहिए और अकेला रहना प्रेफर कर रहे हैं तो होगा ही ना बर्थ रेट, तो इट इज लोएस्ट। आपको याद होगा कि बीपीएससी के प्री में क्वेश्चन भी आया था कि बर्थ रेट किस किस कंट्री का कम है। तो ये जो बाई पार्टनरशिप है ना, आप देख सकते हो कि वहां पे ये तो सियोल क्या है, कैपिटल है साउथ कोरिया का। इसने एक लॉ पास किया था, जिस लॉ के अंदर कब तो इसी जनवरी में एक लॉ पास किया था जिसमें इन्होंने बैन कर दिया था ब्रीडिंग एंड बुचरिंग ऑफ डॉग। ब्रीडिंग मतलब पालना कुत्तों को उसके मीट के लिए और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बैन कर दिया था। तो अब जो भी डॉग है एक फैमिली में वो सिर्फ उनके पालतू बच्चों की तरह है और लोग उन पे पैसे लुटाते हैं। इनफैक्ट ऐसी स्थिति आ चुकी है साउथ कोरिया में कि लोगों को जो पेट का हॉस्पिटल जो है उसमें पेट के लिए चाइल्ड क्लिनिक्स हैं, लेकिन चाइल्ड केयर क्लिनिक खत्म हो रहा है, ठीक है। और बहुत केसेस ऐसी हैं जिसमें मेरिसुका, आपके लिए प्रीलिम्स का ये इंपॉर्टेंट है, मेरियुस्का क्या होता है, तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं साउथ कोरिया में। यहाँ पे आजकल टेम्पल में भी पेट लाना अलाउड हो गया है, ठीक है। तो ह्यूमन और कैनिन, जब भी कैनाइन बोले ना तो कैनाइन वो होते हैं जैसे कि डॉग, ये सारे कैनाइन होते हैं, ठीक है। ये लोग आजकल बुद्धिस्ट टेम्पल में भी जाने लगे हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि कंट्री में किस तरह से डॉग ने एक कंपेनियनशिप लोग ढूंढने लगे हैं। और ऐसे कंट्रीज का ना इस तरह से पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है। तो ये पूरी एक आर्टिकल थी। तो थोड़ा मैं आपको साउथ कोरिया फोरफ्रंट में आ गया दिखा दूं। ये आपका साउथ कोरिया है, ठीक है। साउथ कोरिया आप देख सकते हो यहाँ है। अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो ये देखो, दिस इज साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे साउथ कोरिया है। यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, यहाँ पास में जापान भी है। ये सारे बड़े लोनली कंट्रीज हैं, ठीक है। पैसा है इनके पास, साउथ कोरिया और जापान के पास, बट दे आर लोनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ कोरिया किस तरह से एक समुद्र से घिरा हुआ नेशन है। तीन पार साइड से आप देख सकते हो। यहाँ पे सी ऑफ जापान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे येलो सी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट दिख रहा होगा। साउथ कोरिया का कैपिटल कौन है? सियोल है, वो आपने देख लिया। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट, ये सियोल इसका कैपिटल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे देगू, और इसके अलावा एक और है बुसान। हाँ, बुसान ये रहा। एक मूवी भी है ट्रेन टू बुसान, बड़ी फेमस हुई थी, बुसान। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो साउथ कोरिया में। यहाँ बगल में नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक लाइन पैरेलल है, उसका नाम है पैरेलल। कौन सा पैरेलल डिवाइड करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और मैं ये आंसर चेक करूंगी आप लोगों का, ठीक है। चलो, और मैं कल बताऊंगी भी कि क्या सही आंसर दिया कि नहीं आप लोगों ने। अब बताते हैं ड्रैगन ड्रोन्स क्या है। तो आपको बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर में एक नया तरह का वेपन लोग यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन। ये देखो, ये है ड्रैगन। ये ड्रैगन किस लिए इनफेमस होता है? क्योंकि अपने मुंह से आग निकालता है। इसी तरह से ये ड्रोन है, ये इतना ज्यादा आग फेंकता है, इतना ज्यादा कि नीचे वाला इंसान जल जाए, उसकी हड्डियां जल जाए और वो मर भी जाए, ठीक है। तो आप ये देख लो। अभी देखो, एक डेडली न्यू वेपन आया है जिसको क्या बोल रहे हैं, जो कि ड्रोन है, पर आप अगर उसको ऊपर से देखो तो बिल्कुल ड्रैगन की तरह इस तरह से वो आग निकाल रहा होता है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन ड्रोन रख दिया है। यहाँ इसके अंदर से आग इसलिए निकलती है क्योंकि इसके अंदर एक मोल्टेन मेटल होता है, पिघला हुआ मेटल, जो कि 2427 डिग्री सेल्सियस से बर्न कर रहा होता है। सोच रहे हो 2400 डिग्री कितना ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि इस ड्रैगन ड्रोन के अंदर एक सब्सटेंस है जिसको थर्माइट बोलते हैं। थर्माइट किसका मिक्सचर है? ये अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। थर्माइट मिक्सचर है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। ये जब जलता है ना तो ये ट्रिगर करता है सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन, जो इतना खुद ही जलता रहेगा, क्योंकि ट्रिगर कर रहा है रिएक्शन, खुद ही जलता रहेगा। और ये ऑलमोस्ट किसी भी चीज से बर्न कर सकता है, कपड़ों से लेके, पेड़ से लेके, इनफैक्ट मिलिट्री वाले व्हीकल तक को जला सकता है। और अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आया तो ये फेटल है, ठीक है। और ये बोन तक को डैमेज कर सकता है। अगर थर्माइन को हाई प्रिसीजन ड्रोन के साथ मिला दिया जाए तो तब बनता है आपका ड्रैगन ड्रोन। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। दूसरी चीज आपको ये बता दूं, ड्रैगन ड्रोन ऐसा नहीं कि पहली बार यूज हुआ है। ड्रैगन ड्रोन पहले भी रशिया यूक्रेन वॉर में यूज हो चुका है। जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने क्या किया था, एक रशियन ट्रूप थी, वो किसी पेड़ पत्तों के नीचे छिपी हुई थी, उसको उन्होंने जलाया, उनका वेपन को पकड़ लिया, दिख गया उनको, एक्सपोज हो गया और उस पर डायरेक्ट अटैक कर लिया। इससे पहले, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एक ही इंस्टेंस था, इससे पहले भी थर्माइट यूज हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज हुआ है, जब जर्मनी ने जेपलिन ड्रॉप किया था। जेपलिन क्या था? तो थर्माइट से बने हुए बॉम्ब थे। और वर्ल्ड वॉर 2 में थर्माइट लेडन,
इंसेंडियरी एक्सप्लोसिव यूज किए गए थे। इंसेंडियरी का मतलब होता है वो जो कि आग निकालते हैं, फायर निकालने वालों को बोलते हैं इंसेंडियरी। ये टर्म आप याद रखेंगे, आगे भी काम आएगा। इंसेंडियरी एक्सप्लोसिव्स जो है वो क्या यूज करे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसमें अलाई और एक्सिस फोर्स दोनों ने यूज किया था, ठीक है। तो मतलब पहले, और थर्माइट वाले हैंड ग्रेनेड भी यूज हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके अलावा अभी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में थर्माइट सबसे ज्यादा किस चीज के लिए यूज होता है, तो एस्पियोनाज एजेंट। एस्पियोनाज का क्या मतलब होता है, वो जो सीक्रेट एजेंट नहीं देखते आप लोग, वो सारे एजेंट अपने स्पेशल ऑपरेशन में इसको लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलता है बिना आवाज किए, तो सीक्रेट एजेंट्स ऐसे ले जाके अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या थर्माइट जो है वो लीगल है यूज करना कि नहीं। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, थर्माइट वॉर में यूज करना प्रोहिबिटेड नहीं है किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर, लेकिन इंसेंडियरी वेपन्स का यूज करना, सिविलियन को टारगेट करना बार्ड है किसके अंदर, कन्वेंशन ऑन द सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, CCW, ये आपने सुना होगा। ये कोल्ड वॉर के टाइम का गाइडेंस था, जिसके अंदर वो वाले वेपन जो इंसेंडियरी है, माने आग निकालते हैं, उनको बार करने की बात की गई है, ठीक है। और ये UN के ऑस्पिशियस के अंदर ये कन्वेंशन आया था। तो देखा जाए तो ये ग्रे एरिया में फॉल कर रहा है आपका। ऐसा तो कोई ट्रीटी के अंदर ये बैन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आग निकाल रहा है तो CCW के अंदर इसकी मनाही है। प्रॉब्लम क्या है कि थर्माइट जो है ना वो किसी प्रोटोकॉल के अंदर, CCW के अंदर भी बार नहीं हो सकता। क्यों? क्या बोला गया CCW के अंदर कि थर्माइट को अगर किसी मिलिट्री टारगेट के लिए यूज करेंगे तो वो मना है, लेकिन ये तो लोगों के अंदर भी ना बर्न और इंजरी लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि लोग ये बोल सकते हैं इंसेंडियरी है, वेपन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली बार नहीं है। लेकिन आप लोग अपने अंदर प्रीलिम्स के लिए ये लेके चलोगे कि ऑल्दो ये किसी इंटरनेशनल लॉ में बैन नहीं है, पर क्योंकि ये इंसेंडियरी वेपन है तो CCW के अंदर ये जो है वो बैन आ रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आप लोगों को समझना था। पर आज आप लोग मुझे क्वेश्चन ऑफ द डे में बताओगे कैडावर डोनेशन क्या है। इसका पूरा मैंने आर्टिकल लिया था जब सीताराम येचुरी जी की देहांत हुई थी, तो मैंने पूरा बताया था कि व्हाट इज कैडावर डोनेशन, इसलिए मैंने कोई ऑप्शंस नहीं दिए। आप लोग मुझे सीधा सीधा बताओगे कैडावर डोनेशन क्या होता है, एक लाइन में बताओगे। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी आप लोगों के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था, तो बे ऑफ फंडे इज इन कनाडा, तो आप लोग सबने सही जवाब ही दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आज जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर देंगे, और मुझे ये बताएगा कि कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आया ना। सो डू लेट मी नो एंड कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। एग्जाम आपके नजदीक है, रिविजन करते रहिए। प्रीलिम सेंट्रिक चीजें मैंने आपको बता दी है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।